काल में जो ये उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र था, जिसे हम मौर्य काल का जो साम्राज्य की जो उदय हुआ था, जो सीमा बढ़ोतरी हुई थी, अगर हम देखें तो उत्तरी सीमा में इसका ये साम्राज्य फैला था, जिसे हम कहते हैं उत्तर का। अगर हम बात करें तो ये कालसी जो शिलालेख जो प्राप्त हुए थे देहरादून का, जो तराई वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र था कहीं ना कहीं मौर्यों के अधीन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जो संपूर्ण रूप से जिसमें मौर्यों का अधिकार ये विस्थापित हो चुका था। तो आपको पता होना चाहिए ये देहरादून का जो कालसी का जो क्षेत्र है, जहाँ पर याद रखिएगा कालसी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपके अशोककालीन शैल चित्र या कहें जो संघ भेद तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे हमने कल ये कहा था कि जो मध्य हिमालय का जो भाग है, उस भाग में अभी तक अगर हम देखें भाग पर क्या था, अभी भी क्या था, कुड़िंद नरेशों का शासन रहा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कुड़िंद नरेशों का जो कुड़िंद जो नरेश थे उनका शासन कहाँ पर रहा था, किस क्षेत्र पर रहा था, मध्य हिमालय में रहा था या वृद्ध हिमालय में रहा था या शिवालिक क्षेत्रों में रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो क्षेत्र रहा था वो मध्य हिमालय के पर्वतीय भाग में कुड़िंदों का ये शासन यहाँ पर रहा होगा। ऐसा हमें जो पुरातत्व जो साक्ष्य मिलते हैं, जो इनके तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, तो उससे हमें पता चलता है, चाहे उनकी मुद्राएं हों या चाहे उनके द्वारा जो स्थापत्य भवनों का निर्माण किया गया हो, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करें। देखिए इसी क्षेत्र में अगर हम देखें, संभवतः अगर हम देखें तो अशोक के शासनकाल की अगर हम बात करें तो जब वो 17 और 18वें साल का था, 17 और 18 साल के वर्ष के दौरान अगर हम देखें, तो मैंने कहा कि बौद्ध धर्म की जो लहर पहली बार ये मध्य हिमालय में पहुंची। आप सभी को पता होगा जिस समय कलिंग का युद्ध हुआ था, उस समय जिस प्रकार से रक्त जो प्रभावित हुआ था, जो रक्तपात जो हुआ था, और जब अशोक ने ये देखा कि अपने एक महल से जो ये दृश्य देखा था, जो भृंग जो दृश्य दिखा था माताओं का, बहनों का, एक बच्चे का पिता से बिछड़ने का, और जो विलाप सुना अशोक ने, और साथ ही अगर कहें जो कहते हैं कि उस जो जो युद्ध हुआ था वो नदियां भी लाल हो गई थी। साथ ही कहते हैं कि जिस समय जब चिताएं जल रही थी, जो चिताओं का जो शोर था, उस शोर से कहीं ना कहीं जो अशोक बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। तो उसके पश्चात उसने क्या करा, बौद्ध धर्म का उसने शरण में गया। बौद्ध धर्म के शरण में जाने के पश्चात उसने जिस प्रकार से अपने जीवन को पश्चाताप में रखा, और साथ ही जो बौद्ध धर्म कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार और समान रूप से एक ज्ञान की पुंज जलाने की जो बात करता है, तो इस क्षेत्र में इसने क्या करा, 17वें और 18वें वर्ष में जब उसका ये शासनकाल रहा था, 17वें 18वें वर्ष का जो शासनकाल इसका जो रहा था, उस समय उसने क्या था, बौद्ध धर्म की पहली लहर के बाद इसने क्या करे, ये मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, इस मध्य हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर हुआ। और उसके पश्चात अगर हम देखें आपके उत्तराखंड से नेपाल, नेपाल तिब्बत, तिब्बत भूटान, भूटान से आपके चाइना, चाइना से यूरोप, मध्य यूरोप की तरफ ये बढ़ा। आपको ये भी पता होगा सेवा पानी से प्राप्त स्तूप के जो भगान्यवेश का संपूर्ण अध्ययन किया गया था। याद देखिएगा कि जो सबसे अधिक जो स्तूपों का जो निर्माण हुआ, 84,000 स्तूपों का जो निर्माण जो किया गया था अशोक ने अलग अलग स्थानों पर, चाहे सांची के बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण हो या उनके जो स्तंभों का निर्माण किया गया हो, चाहे वो धर्म के प्रतीक के रूप में किया गया हो, तो अशोक ने बहुत अधिक रूप में जो स्मारक हो गए या स्तूप हो गए या फिर स्तंभ हो गए या फिर उनके जो संघ भेद जिस प्रकार से खुदवाए थे, तो उससे हमें ये पता चलता है, जो स्तूप जो प्राप्त हुए थे उनके अध्ययन से ये तमाम चीज़ें जो बाकी चीज़ें हम थीं उनका अनुमान लगाया गया था कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो शुंगकालीन शासन यहाँ पर स्थापित हुआ था। और शुंग काल की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमालय के कुड़िंद जो राज्य जो दून और तराई क्षेत्र में इन्होंने अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर इनका था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुड़िंद राज्य जो का जो संपूर्ण रूप से जो स्वतंत्र अस्तित्व जो रहा उत्तराखंड में, वो किस क्षेत्र में रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि दून जो शिवालिक की जो घाटियाँ हम जिसे बोलते हैं, जो तराई का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या रखा, अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर इन्होंने बरकरार रखा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फले फूले। हमने कल आपसे ये भी जिक्र किया था कि डॉक्टर यशवंत कटौच हैं, इन्होंने
मध्य हिमालय में कुड़िंदू की सत्ता के यहाँ पर क्या करे थे, अध्ययन किया था। और जब उत्खनन किया था तो यहाँ पर कहते हैं कि मध्य हिमालय की कुड़िंद सत्ता के यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। देखिए क्या पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया था कि मध्य हिमालय की जो कुड़िंद सत्ता थी उसके 3 प्रकार के जो सिक्के प्राप्त हुए थे, ये किस की जानकारी के जो स्रोत के आधार पर इसे वर्णित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर यशवंत के द्वारा ये कहा गया था जब उन्होंने इसकी खोज की। तो एक जो खोज के मात्र एक स्रोत जो रहा, तो कहते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे जो दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो पूछा जाता है कि मध्य हिमालय में कुड़िंद सत्ता के कितने प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे, 1, 2, 3, 4। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे जो तीसरी और दूसरी और तीसरी शताब्दी के मध्य की ये जानकारी कहीं ना कहीं स्रोत था। जब ये जो सिक्के प्राप्त हुए थे, हम इस सिक्के से हमने आपसे मैंने ये भी पूर्व में ये भी कहा था कि जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो हमारे क्या होता है, इतिहास का जो दर्पण होता है, इतिहास को देखने का एक नज़रिया होता है। वो जब हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं तो वो हमें जो हम दिखना चाह रहे हैं वो हमारा दर्पण को उजागर करता है। उसी प्रकार से अगर हम इतिहास के दर्पण को देखते हैं तो इतिहास के दर्पण को देखने के लिए जो सबसे सुविधाजनक जो जानकारियाँ जो प्राप्त होती है जिसे हम देख सकते हैं वो हमारे पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुए हों या फिर वो कहीं पर जो साक्ष्य होते हैं। जैसे हमने कहा कि कालसी के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने अशोक के स्थापद जो संघ भेद या उनके द्वारा जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं कालसी के अंतर्गत, या कहीं पे हम प्रागैतिहासिक अधैतिहासिक कालों के अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें कप मार्क से प्राप्त होते हैं जिससे हम उस कालखंड का हम अनुमान लगाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें जैसे कि हमने कहा कि मलारी गांव है, या फिर हमने कहा कि आपके लखुटियार गुफा है या गोरखिया उडियार है, तो ऐसे ऐसे जो जो स्थान जो प्राप्त होते हैं जिससे हमें ये उस कालांतर का कहीं ना कहीं बोध होता है। तो इसी प्रकार से कुड़िंद सत्ता के यहाँ पर 3 प्रकार के जो सिक्के प्राप्त हुए थे दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, ये जानकारी प्राप्त करने का एक मात्र स्रोत था। अब यहाँ पर हमने कल ये कहा था कि 3 जो थे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये क्या था, एक अमोद के सिक्के थे। याद देखिएगा, अब ये अमोद भूति ये शक्तिशाली राजा के रूप में हमने इसमें चर्चा भी की थी। इनके सिक्के अड्डू से प्राप्त ये उत्खनन सामग्रियों में से द्वारा जो उस समय जो जो मुद्राएं चलाई गई थी उसने एक तरीके से जो जस्ते के मुद्राओं के साथ ही यहाँ पर 2 स्वर्ण शालाएं प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब है कि इसके समय में जो चांदी के जो सिक्के हैं तो उनका प्रचलन हो गया था। तो और कहीं ना कहीं सोने की भी महत्ता इस के जो शासनकाल में रही थी। कहीं ना कहीं लोगों को आपको पता होगा पुरातन समय में ही लोगों को जिस प्रकार से लौह और जस्ता या कांसे और साथ ही अन्य बेशकीमती धातुओं का ज्ञान हो गया था हमारे पूर्वजों को ही, तो इसके समय में होना वो स्वाभाविक ही था। और मैंने आपसे ये शुरुआती दौर में जो क्वेश्चन करा था बेटा, कि मैंने कहा था कि अल्मोड़ा से प्राप्त क्या थी 4 प्रकार की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये क्या थी, आपके सोने की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। जो ये प्राप्त हुई थी ये ब्रिटिश संग्रहालय जो लंदन में है, तो यहाँ पर इन सिक्कों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो कत्यूरी घाटी से भी क्या हुए थे, यहाँ पर 54 प्रकार की क्या थी यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई थी। यहाँ देखिएगा, तो शुरुआती दौर में पूछा था, अगर आपको स्मरण होगा तो 4 जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी जो सोने की जो सिक्के थे, ये आपको अगर बताऊं दूसरी और तीसरी शताब्दी के ये से भी उससे भी पहले के सिक्के थे, जिसमें आपको पता है कि ब्रिटिश हुकूमत सत्ता जिस प्रकार से अल्मोड़ा में रही, अल्मोड़ा में जिस प्रकार से फोर्ट विलियर जैसे जैसे हम राम हेनरी जी ये बड़े बड़े जितने भी वो रहे थे जो कमिश्नर रहे थे अल्मोड़ा में रहे थे, तो उनके द्वारा फिर इसको ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया। तो 4 सिक्के इनके द्वारा ले गए हैं और कतूरी घाटी से हमें 54 प्रकार की मुद्राएं हमें यहाँ पर प्रकार ये प्राप्त होती है। अब देखिए हमने यहाँ पर कहा था कि, हाँ बोलिए, यस ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुड़िंद की अगर हम बात करें, जो कुड़िंद आराध्य थे छत्रवेश्वर और चित्रेश्वर और चित्रेश्वर की अगर हम बात करते हैं इन नाम से,
देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुड़िंद वंश की अगर हम बात करें, कुड़िंद शासन के दौरान जो मुद्राएं निर्गत की जाती थी, कहने का मतलब, निर्गत का मतलब है जिन पे छापी जाती थी, जो निर्गत की जाती थी, जिनको निकाला जाता था, तो चित्रेश्वर और चित्रेश्वर नाम पर ये निर्गत की जाती थी। जो कुड़िंद के जो आराध्य चित्रेश्वर हो गए, चित्रेश्वर हो गए, तो इन नामों पर यहाँ पर क्या की थी, मुद्राओं को निर्गत की गई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है कि कुड़िंद आराध्य के नाम पर निर्गत करी गई मुद्राएं किस नाम से वो छपती हुई करती थी। तो दो नाम आप स्मरण करिएगा, कभी भी क्वेश्चन मैं आपको उठा के रख सकता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कहते हैं जिस समय मौर्य काल का जब विघटन हुआ, विघटन का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खंडित हो जाना, या फिर उसको क्या तरीके से अगर हम कहें तो उसका टूट जाना। तो जिस समय मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर विघटन होना शुरू हुआ, तो उसके पश्चात भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है। देखिए अगर हम ओवरऑल, अभी मैं उत्तराखंड की बात ना करूं, तो ओवरऑल पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे देश की अगर हम बात करें, तो देश में जिस प्रकार से मौर्य सत्ताधीन थी, या कहें जिस प्रकार से उसने पूरे भारत को जीत लिया था, आपको कहते हैं कि अशोक जैसा पराक्रम, और जो अशोक ने पूरे भारत को कहीं ना कहीं जीतने का वो संपर्क किया था, वो जीता भी। जब धीरे धीरे मौर्य काल का गठन या विघटन शुरू होना लगा, जिस ये अपने जो क्षीण होते की तरफ जो बढ़ना शुरू हुआ, क्षीण शीर्ण होना जब शुरू हुआ, तो फिर राजनीति को पुनः स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए अगर हम बात करें, तो राजनीति क्षेत्र को रोने के लिए जिन लोगों को सराहा जाता है वो कुड़िंदों को जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ, तो कुड़िंदों का, कुषाणों का यहाँ पर क्या था, इनका उदय हुआ। तो महान सम्राट अगर हम कहें, कनिष्क जो प्रथम ने मध्य हिमालय के जो तराई क्षेत्र था उसमें अपना अधिकार कर लिया। क्वेश्चन बनेगा कि महान सम्राट, बोलिए। ना ना ना, ये कुषाण अलग हैं, कुड़िंद अलग हैं, ठीक है, कुड़िंद है ये आपके आपके उत्तराखंड के हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब मौर्य काल का गठन विघटन हुआ, जब ये समाप्त हुआ, तो उसके बाद एक राजनीतिक दल का उदय हुआ, कुषाणों का यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इस कुषाणों का अगर हम कहें, तो इसका एक महान सम्राट हुआ था, कनिष्क प्रथम था। तो कनिष्क प्रथम ने जो अपना सर्वप्रथम जो अधिकार क्षेत्र जो अपने अधीन किया था, तो वो मध्य हिमालय का जो तराई भाबर का जो क्षेत्र होता है, उस पर इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। और कुषाणों की अगर हम बात करें, तो कुषाणों की मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के जो तराई जो क्षेत्र है, जिसे हम शिवालिक श्रेणियों की अगर हम बात करें, जो देहरादून का क्षेत्र है, या फिर वो जो आपका जो उत्तरकाशी और ये वाला जो क्षेत्र रहा, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें ये स्वर्ण मुद्राएं, हमें जो इसके समय में जो मुद्राएं छपी थी, तो हमें प्राप्त होती हैं। क्योंकि हमें इसलिए प्राप्त हुई, उत्खनन जब होता है, तो उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में, इस भूभाग में जो राजाओं का जो शासन रहा होगा, कि हमें, हमने कहा ना कि इतिहास का दर्पण क्या होता है, वो जो मुद्राएं, जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, हमें उसके अनुमान से, जो हमें चाहे साहित्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हो, या उत्खनन कार्य से जो हमें प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो उन स्रोतों से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई, उससे हमने अनुमान लगाया कि कुड़िंदों की जो मुद्राएं थी, उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र था, याद रखिएगा, जो तराई जो का जो क्षेत्र था, और शिवालिक श्रेणियों के समीप से ये प्राप्त हो चुकी हैं। शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ, और ये जो हमने आपको तमाम जो चीज़ें बताई थी पूर्वत में, इसको याद रखिएगा। इससे प्रतीत होता है कि कुड़िंदों का मैदानी क्षेत्र कुषाणों के अधीन में चला गया था। देखिए, इस क्षेत्र में मैंने कहा था कि पूर्व में कि कुड़िंदों का भी मध्य हिमालय में इनका साम्राज्य विकसित हुआ था, साम्राज्य रहा। और साथ ही जब कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, तो कहीं ना कहीं कुषाणों ने कुड़िंदों पर क्या करा, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये जो क्षेत्र था, कुड़िंदों का जो क्षेत्र रहा, इस क्षेत्र को कुषाणों ने अपने अधिकार के अंतर्गत ले लिया। और साथ ही अगर हम देखें, जो मध्य हिमालय का जो
पर्वतीय जो भाग है उस भाग में कुनिंदों की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। और मध्य हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हमने कहा शिवालिक क्षेत्र, तराई भाबर का क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उस तराई क्षेत्र में किनका शासन रहा? कुनिंदों, जो कुषाणों का रहा। और हिमालय का जो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का जो पर्वतीय भूभाग रहा होगा, पर्वतीय जो क्षेत्र रहा होगा, उस क्षेत्रों में कुनिंदों की सत्ता क्या रही है? स्वतंत्र रूप में यहाँ पर स्थापित रही है, बनी रही। और कुषाण साम्राज्य, अगर हम कुषाणों की अगर बात करते तो कुषाण साम्राज्य अधिक लंबे समय तक स्थिर ना रह सका, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों रहता है हर क्षेत्र में। जैसे इस प्रकार से समझिएगा, जिस प्रकार से जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा उस सरकार को गिराने का भरपूर प्रयास किया गया है, चाहे वो सीडी कांड रहे, अलग अलग चीज़ें स्थापित उन पर लगाए गए आरोप। उसकी वजह से क्या रहा? वो स्थिर नहीं रहे 5 साल तक। जितना भी 2 साल 2.5 साल का जो समय मिला उतना ही उन्होंने समय का शासन किया, उसके बाद उन्होंने उस सत्ता को अपने हाथ से खो दिया। तो इसी प्रकार से जो कुषाण साम्राज्य के जो शासक रहे तो इन्होंने लंबे समय तक ये यहाँ स्थिर नहीं रहे, और कुलिंद वंश के ने क्या करा, फिर जाके तराई का जो क्षेत्र था उसे पुनः अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित या कहें उन्हें प्राप्त कर लिया। क्योंकि तराई का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र किसके अधीन चला गया था? टेल मी नाउ। कुलिंदों के अधीन चला गया था, कुलिंदों के अधीन चला गया था। फिर इन्होंने अपने क्षेत्र पुनः स्थापित ये कर लिया। तो आई थिंक यहाँ तक सभी लोग समझ गए। चलिए